कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations. अन्नदाता अन्नदाता मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जैविक तकनीक से कीटों के प्रबंधन पर जानकारी। फलों के फटने की समस्या एवं इसके निवारण पर जानकारी। तो आज के बदलते परिवेश में किसान फसलों से अच्छा उत्पादन लेने हेतु अंधाधुंध रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे इन दवाओं के प्रति कीटों में प्रतिरोधकता तो बढ़ती है, साथ ही भूमि और पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न जैव कीटनाशी रसायनों का इजाद किया है, जिससे कम लागत खर्च में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए फसलों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। परंतु कैसे इस हेतु जैव कीटनाशी रसायन के बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, पौधों को कीट रोगों से होने वाली हानि को रोकने तथा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए एकमात्र प्रभावशाली एवं तात्कालिक तकनीक उपाय रसायन ही है, परंतु पौधों, जंतुओं एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आजकल फसल पर प्रयोग होने वाली कीटनाशी एवं रोगनाशी दवाओं के बावजूद भी कीटों एवं रोगों का समुचित नियंत्रण नहीं हो रहा है तथा दूसरी तरफ इनके अधिक उपयोग के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य एवं मृदा की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए एकमात्र उपाय हमारे वैज्ञानिकों ने बायोपेस्टिसाइड का उपयोग सुझाया है। किसान भाइयों, बायोपेस्टिसाइड में हम कीट एवं व्याधियों का नियंत्रण पेड़ पौधों द्वारा निर्मित कीटनाशकों जैसे नीम, तंबाकू इत्यादि तथा जीवों द्वारा दूसरे हानिकारक जीवों का नियंत्रण करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी छोटे बड़े जीव जो कि हानिकारक जीवों के प्राकृतिक शत्रु हैं, जिन्हें खोजकर इकट्ठा करके या प्रयोगशाला में अधिक संख्या में पालकर हानिकारक जीवों के नियंत्रण के लिए उनका प्रयोग करते हैं। इन बायोपेस्टिसाइड में फेरोमोन ट्रैप, नीम आधारित दवाएं, वायरस, जीवाणु एवं फफूंद से बनी कीटनाशक ट्राइकोग्रामा कार्ड तथा अन्य मित्र कीटों का संरक्षण प्रमुख है। तो किसान भाइयों, आइए हम इन बायोपेस्टिसाइड के बारे में तथा बाजार में इनकी उपलब्धता के विषय में जानें। विषाणुओं द्वारा कीटों का नियंत्रण। किसान भाइयों, फली छेदक सुंडी के रोकथाम के लिए NPV का प्रयोग करना चाहिए। NPV एक विषाणु है जो कि इन सुंडी के पेट में जाकर जहर उत्पन्न कर उन्हें मार देता है। ये बाजार में NPV 250 LE के नाम से आसानी से उपलब्ध है। जीवाणु के लगभग 90% जातियां कीटों को मारने में संरक्षण है। इनमें बेसिलस थुरेजेंसिस प्रमुख हैं।
जो कि विभिन्न नामों से बाजार में उपलब्ध हैं। कवकों द्वारा फफूंद जनित रोगों के रोकथाम के लिए आजकल बाजार में ट्राइकोडर्मा उपलब्ध है। इसकी 4 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करने से फफूंद जनित रोग नहीं होता है। भूमि उपचार के लिए 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा के पाउडर को 100 किलोग्राम कंपोस्ट में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव से फफूंद जनित रोग से मुक्ति मिलती है। इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी उपचारित करते हैं। 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर बोने से पूर्व कटिंग, जड़, गांठ आदि को उपचारित करना चाहिए। मित्र कीटों की पहचान कर इन्हें अपने खेतों में संरक्षण देना। लेडी बर्ड बीटल, यह पीला काला धब्बा वाला अर्धचंद्राकार कीट होता है जो कि हानिकारक एवं लाभदायक दोनों होता है। रेड बीटल, यह विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों को खाकर हमारे फसलों की रक्षा करते हैं। मकड़ी, ये भी कई प्रकार के शत्रु कीटों को खाकर हमारी फसल को सुरक्षित रखते हैं। मिडो ग्रासहोपर, ड्रैगन फ्लाई, डेम्सन फ्लाई, वास्प इत्यादि हमारे मित्र कीट हैं जो कि हानिकारक कीटों को खाकर हमारी फसलों को सुरक्षित रखते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि हानिकारक कीटों की वृद्धि को नियंत्रित रखते हैं। इन्हें अपने खेतों में तथा मेड़ों पर लगाकर हम अपनी फसल को शत्रु कीटों से सुरक्षित रख सकते हैं। इन पौधों को विरोधी पौधे कहते हैं। कुछ फसलें जैसे तोरिया, मकोई पादप से ऐसे स्राव निकलते हैं जो पादप परजीवी सूत्रकृमि के अंडे फूटने की क्रिया को उत्तेजित कर देते हैं। कुछ पौधे जैसे शतवारी, गेंदा एवं झरबेरा इत्यादि निमेटोड एवं कीट विरोधी होते हैं जो कि इन कीटों एवं निमेटोड को मार देते हैं या इनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, बाजार में बहुत से नीम आधारित कीटनाशक हैं जो कि पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा फसलोत्पादन की गुणवत्ता को बिना प्रभावित किए फसलों को कीट व्याधियों से मुक्त रखते हैं। किसान भाइयों, आइए अब हम कुछ वानस्पतिक कीटनाशकों को घर में ही बनाने की विधियों के बारे में जानें। नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्टर। प्रारंभिक अवस्था में नीम के बीज को एकत्रित कर ऊपर का छिलका हटा देते हैं। उसके बाद छाया में सुखा लेते हैं। 1 किलोग्राम सीड को अच्छी तरह से पीसकर धूल के रूप में बदल देते हैं। 1 किलोग्राम धूल को 20 लीटर पानी में डालते हैं तथा रात भर के लिए छोड़ देते हैं। सुबह घोल को पतले कपड़े से छान लेते हैं। इस घोल में 20 ग्राम कपड़ा धोने वाला साबुन का घोल मिलाते हैं। फिर इस घोल का छिड़काव करते हैं। नीम की पत्तियों से कीटनाशी बनाना। नीम की पत्तियों से एक बाल्टी को भरा जाता है। बाल्टी को पानी से भरकर 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। 5वें दिन पत्तियों को अच्छी तरह से मिलाकर छान लिया जाता है एवं उसके बाद छिड़काव करने से सुंडी, भृंग, फनगा, दीमक को नियंत्रित किया जा सकता है। तंबाकू के डंठल से कीटनाशी बनाना। 1 किलोग्राम खैनी के डंठल को चूर्ण के रूप में बदलकर 10 लीटर पानी में गर्म करते हैं। घोल जब गहरा लाल रंग का हो जाता है तब घोल को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद घोल को छानकर उसमें कपड़ा धोने वाला साबुन का घोल 2 ग्राम प्रति लीटर मिलाया जाता है। इस घोल में पानी मिलाकर 80 से 200 लीटर कर लेते हैं। फिर इसका छिड़काव खेत मक्खी, लाही, मधुआ, फली छेदक एवं पिल्लू हेलियोथिस को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। इसका व्यवहार 2 बार से अधिक नहीं करना चाहिए। मिर्च लहसुन से कीटनाशी बनाना। 3 किलोग्राम हरा एवं तीता डंठल रहित मिर्च लेते हैं। फिर मिर्च को पीस देते हैं। पीसे हुए मिर्च को 10 लीटर पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ देते हैं। सुबह घोल को अच्छी तरह मिलाकर छान लेते हैं। दूसरे बर्तन में 2 किलोग्राम लहसुन को पीसकर 250 मिलीलीटर किरासन तेल में डालकर रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। सुबह अच्छी तरह घोल को मिलाकर छान लेते हैं। सुबह 1 लीटर पानी में 75 ग्राम कपड़ा धोने वाला साबुन का घोल बनाते हैं। अब इन सब घोल को एक साथ मिलाकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। घोल को पुनः छान लेते हैं। इस घोल में पानी मिलाकर कुल 80 लीटर बना लेते हैं। फिर इसका छिड़काव चना के फली छेदक एवं तंबाकू के को नियंत्रित कले के लिए करते हैं। गौमूत्र से कीटनाशी बनाना। 5 किलोग्राम ताजा गोबर और 5 लीटर गौमूत्र को ढक्कन से ढक दिया जाता है। 4 दिनों तक सड़ने के बाद घोल को अच्छी तरह से मिलाकर छान लेते हैं।
फिर इस घोल को 100 ग्राम चूना मिलाकर कुल घोल को 80 लीटर बना लेते हैं। फिर इसके छिड़काव से तिल्ली फसलों पर अंडी नहीं दे पाती एवं रोग के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। इस घोल के छिड़काव से पौधे हरे भरे हो जाते हैं। बैक्टीरिया से बना कीटनाशी जैसे वायोलेप, हाल्ट, डेल्फिन, डायलेप का प्रयोग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करने से गोभी का पतंगा, चना का फली छेदक, तंबाकू के सुंडी का नियंत्रण किया जा सकता है। वायरस से बना जैविक कीटनाशी जैसे हेलियोकिल द्वारा चना का फली छेदक एवं स्पोडोपटेरा वायरस द्वारा तंबाकू के सुंडी का नियंत्रण करते हैं। हेलियोकिल हेलिसाइड, यह चना के फली छेदक, टमाटर एवं मिर्च के फल छेदक कीटों का नियंत्रण करता है। स्पोडोसाइड, यह तंबाकू के सुंडी जो अन्य कई फसलों को क्षति पहुंचाते हैं के नियंत्रण के लिए काफी उपयुक्त कीटनाशी है। इनके अलावा किसान भाइयों, नीम से बना कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है जैसे अचूक, निम्बेसिडिन, नीम गोल्ड, निमोल इत्यादि, जिसके व्यवहार से रस चूसने वाले कीड़े एवं पिल्लू को भी नियंत्रित करते हैं। बाजार में बहुत सी कंपनियों की बायोपेस्टिसाइड दवाएं उपलब्ध हैं, जिसकी खरीद कर उपयोग कर सकते हैं। आप बायोपेस्टिसाइड दवाओं के उपयोग एवं महत्व के बारे में समझकर अवश्य अपने स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक। बागवानी के तहत आम, लीची, अनार आदि की अगर बात करें तो इनके वृक्षों पर फलन अवस्था चल रही है और वर्तमान समय में इनमें फल फटने की समस्या आम तौर पर देखी जाती है, जिससे फलों की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। तो बागवान भाइयों, यदि आपके बाग में फल फटने की समस्या आ रही है तो आप उसका निवारण किस प्रकार से करें, इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी देने हेतु हमारे बीच मौजूद हैं कृषि महाविद्यालय पूर्णिया के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्य प्रकाश। जैसा हम लोग जानते हैं कि अनार और लीची के बाग में फटने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है और इसका हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले फल में फटने की प्रक्रिया क्यों होती है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि बिहार के जो मिट्टी है उसमें बोरॉन, सल्फर, जिंक सभी की बहुत कमी पाई जा रही है। इसके कारण क्या है, जो फल में फटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हम देखते हैं जब पछुआ हवा चलना शुरू होती है तो लीची फटने लगता है। मतलब हमें जब भी लीची की फल पीनट स्टेज से मटर के दाने से थोड़ा बड़ा हो जाती है तो उसमें बराबर ही उसमें हमें पानी डालना चाहिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर। अगर हम उसमें पानी नहीं डालते हैं और 2 महीने के बाद में पानी डालेंगे, उससे भी लीची फटने की प्रक्रिया होती है। जो दूसरी बात है, उसमें बोरॉन सूक्ष्म पोषक तत्व एक है जिसका नाम बोरॉन है, जिसको बोरॉन के एप्लीकेशन से बोरॉन सुहागा के रूप में हमें करने से उसका हमें क्रैकिंग जो है उसमें फटने की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सॉइल एप्लीकेशन करते हैं, अगर मिट्टी में डालना चाहते हैं सुहागा तो 50 ग्राम पर पौधे में 10 साल से पुराना पौधा होगा उसमें डालेंगे। और अगर हमें पत्ती पे छिड़काव करना है तो स्प्रे करने के लिए हमें 0.5% बोरॉक्स का मिश्रण तैयार करके और उसको हम डायरेक्ट स्प्रे करने से उसकी तुरंत ही रोकथाम की जा सकती है। हमारे यहाँ जब पछुआ हवा चलती है तो लीची का जो चमड़ा है वो फटने लगता है और उसको जो मॉइस्चर का जो डिफरेंस होता है इसके कारण फटने की प्रक्रिया होती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि बाग में स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो कि आपको एक आपके बाग में है जो कि एक सूक्ष्म क्लाइमेट क्रिएट करता है और इसके कारण है जो कि आपका बाग में जो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो आप में फल फटने की प्रक्रिया नहीं होगी। और ऐसा प्रयोग करके देखा जा चुका है और उससे काफ़ी फ़ायदा होती है। अनार की फल में जैसे हम देखते हैं कि उसकी जो डिस्टल इंड होती है, जहाँ से के पीछे जहाँ फूल लगती है वहाँ पे देखते हैं
पहले धीरे से काला होना शुरू होता है और वो धीरे धीरे कर करके छोटा सा काला स्पॉट है कोलिएज करके बड़ा सा स्पॉट के रूप धारण कर लेता है। तो जब भी वो काला जैसे ही आपको स्पॉट दिखने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो बैक्टीरियल कैंकर होती है जिसका प्रॉब्लम है, और उसके लिए हमें टेट्रासाइक्लिन है जो कि घोल तैयार करके उसका छिड़काव करना चाहिए। साथ ही साथ पहले फर्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके साथ में उसमें फंगस का भी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो जो बीमारी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। और उसके में अल्टरनेट डे पर मतलब कि एक फोर्टनाइट इंटरवल, अगर पहले हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाले हैं तो 3 से 4 दिन के बाद में हम फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में डालेंगे, फिर उसके बाद है जो कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालेंगे। ऐसा करके हम 15 दिन अगर रेगुलर करते हैं तो उस बीमारी से हमें निजात मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम नहीं करते हैं तो वो आप देखेंगे कि आपके फल में फटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अगर फल फटता है तो एक कारण हो सकता है कि वो बीमारी के कारण फल फट रहा है, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उसमें बोरन पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व, उसकी कमी भी हो सकती है। तो हम उसका स्प्रे करेंगे बोरन का बोरक्स 0.5%, और उसको हम मिट्टी में आपको है जो 50 ग्राम पर पौधे डालेंगे जो कि 10 साल से पुराना वृक्ष होगा, और 25 ग्राम पर पौधे डालेंगे जो 5 साल की उम्र का होगा। तो ये बात को हम ध्यान में रखेंगे, और अगर हम चाहेंगे तो अनार में भी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगा करके क्रैकिंग को बचा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। बकरियों का रोगों से बचाव एवं उपचार विधि। ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं, लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ, वो जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार रहना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ईटीवी उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। यहाँ से होती है शुरू झारखंड की सीमा और यहाँ होती है खत्म। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलती है इकोनॉमी, कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच है कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे का सूरत हाल। झारखंड की हर खबर जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है और विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से पाली भी जा सकती है, परंतु मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण ये कई प्रकार के रोगों के चपेट में भी आ जाती हैं। तो किसान भाइयों, आप अपनी बकरियों को इन रोगों से कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। तो जैसे अन्य पशुओं में बीमारियां होती है, वैसे बकरियों में बहुत सारे रोग हैं और बकरियां मर भी सकती हैं और इससे बड़ा हानिकारक हो जाता है बकरी पालन। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। बीमारियों में जो सबसे प्रमुख बीमारियां हैं उनमें परजीवी रोग है। परजीवी रोग दोनों तरह के हो सकते हैं। ये एक्टोपैरासाइट यानी शरीर के बाहर पाया जाने वाला परजीवी भी हो सकता है, या इंडोपैरासाइट यानी शरीर के अंदर हाथों में या लंग्स में ऐसे जगह पाए जाने वाले भी परजीवी हो सकते हैं। जो बाहर परजीवी हैं वो खासकर खुजली शरीर में करते हैं, जिससे त्वचा का
क्वालिटी बहुत कम हो जाता है, उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है, खुजलाने की वजह से उनका परफॉर्मेंस काफी नीचे चला जाता है। उसका इलाज के लिए ये जरूरी है कि आप मैलाथायर नाम की एक दवा आती है जो आपको 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के घोल में मिलाकर जानवर को धोना है। जानवर को धोने से पहले, दवा से धोने से पहले पूरी तरह से सादे पानी से और डिटॉल का या साबुन का घोल मिलाकर उसको धो लीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ अफेक्टेड एरिया है उस सारी जगह पे दवाओं को लेप लगा कर उसकी सफाई कीजिए। ख्याल ये रखना है कि ये दवा बड़ा जहरीला होता है, किसी तरीके से बकरी पी ना जाए। इसके लिए जरूरी है कि लेप लगाने से पहले आप उसको पानी पिलाकर संतुष्ट कर दे ताकि प्यासा ना रहे और अपने शरीर में लीकिंग नहीं करे, चाटे नहीं तो ये जहर की तरह काम करते हैं। अंदर जो परजीवी पाए जाते हैं उसमें जो प्रमुख है वो फीटा कृमि है, गोल कृमि है। इसके वजह से बकरियों में क्या होता है कि भूख बहुत कम लगता है, दस्त हो सकता है, खून की कमी हो सकता है, लीवर खराब होने की वजह से शरीर में स्वेलिंग हो सकता है, खासकर जबड़े के नीचे बहुत स्वेलिंग हो जाता है। तो इन परजीवियों को सही पहचान करके उनका इलाज करना जरूरी है। प्रमुख दवाइयों में जैसे कि अल्बेंडाजोल है, निर्वॉम है, पैनाक्योर है, उसका इस्तेमाल करते हैं। किसी पशु चिकित्सक के सलाह पे इन दवाओं को देना चाहिए। परजीवी के अलावा निमोनिया बहुत आम बीमारी है बकरियों में। निमोनिया के बहुत सारी वजह हो सकते हैं, सिर्फ ठंड की वजह से भी, ये संक्रमण की वजह से भी हो सकता है। जब भी निमोनिया होता है बकरियों में आप देखते हो कि नाक से पानी गिरता है, नेटा निकलता है, सांस में दिक्कत होता है, यहाँ तक कि दस्त भी हो सकता है। तो जो छोटे बकरियां हैं उनमें खासकर बहुत जल्दी निमोनिया होता है और उनमें मौत भी हो जाती है। तो इनको पहचान कर इनका इलाज कीजिए। एंटीबायोटिक से इनका इलाज करते हैं, खासकर पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन दवाइयों का यूज करते हैं। इन दवाइयों का यूज हमेशा एक योग्य पशु चिकित्सक के सलाह पे ही करना चाहिए। बकरियों में जो पतला दस्त का जो बीमारी है, डायरिया जो है, वो भी बड़ा प्रमुख है। इसमें बहुत बदबूदार और बहुत पतला दस्त होता है जानवर में और बहुत जल्दी बकरियां मर सकती है। तो इसका भी समय से इलाज कराना बहुत जरूरी है। अन्य बीमारियों में आप मुंह पका, खुरपका रोग जिसे FMD कहते हैं, वो भी बहुत कॉमन बीमारी है। इस बीमारी में जानवर के मुंह में और खुरों में फफोले पड़ जाते हैं, जिसके खाने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकता है। तो इनके इलाज में पोटासियम परमैंगनेट का घोल, जिसके लाल पोटास जो बोलते हैं, उसका घोल से आप उसके मुंह को सफाई कीजिए और उसके खुरों को सफाई कीजिए। और वैक्सीनेशन, खासकर मई जून के महीने में FMD का वैक्सीनेशन होता है, उसका वैक्सीनेशन जरूरी है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला मधुबनी के कृषक राधेश्याम, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से गन्ना की फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राधेश्याम जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, गन्ने में इस समय जो आवश्यक कार्य है, शस्य क्रियाएं हैं, जरूरी है कि उसमें आप शुरू से ही ध्यान दें। मई के समय में जो है आप गन्ने में सिंचाई देने के उपरांत आप अपने खेतों में यूरिया का उपरिवेशन अवश्य करें। शुरू में बताया जाता है कि गन्ने की फसल में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 85 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास देने की अनुशंसा की जाती है, जिसमें से आप 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 85 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास आप पहले ही रोपाई के समय में दे चुके होंगे। इस समय जब गन्ने में जो खाद का, यूरिया का उपरिवेशन करना है, उसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन आप पहली और दूसरी सिंचाई जब गन्ने में कर रहे हो उस समय अवश्य आप दें, क्योंकि अगर इस समय आप गन्ने में यूरिया का उपरिवेशन नहीं करेंगे तो आपके गन्ने की बढ़वार अच्छी नहीं होगी। करीब 100 किलोग्राम यूरिया आप जो है अपने खेतों में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें सिंचाई करने के उपरांत, क्योंकि खेत में अगर नमी नहीं रहेगी तो आपको अपने फर्टिलाइजर डालने का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए यूरिया डालने के बाद पूरी तरीके से देख लें और कुछ दिनों के बाद उसमें इकाई गुड़ाई करें ताकि गन्ने को लाइनों के बीच में वायु का संचार होता रहे और गन्ने के बढ़वार का समय भी प्राप्त हो। इस समय गर्मी में जो तापमान है करीब 37-38 से 40 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है और चल भी रहा है, और नमी आर्द्रता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। करीब 70 से 80 आर्द्रता
की नमी जो है इस समय चल रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी किसान भाइयों को देखना चाहिए कि कब अपने गन्ने की फसल में किस तरीके से हम सिंचाई करें कि हमें अच्छे से अच्छी गन्ने की बढ़वार मिले। जो हमारा 60 से 120 दिन का समय गन्ने में होता है कलने निकलने का, उसमें हल्की सिंचाई अवश्य करना चाहिए। धीरे धीरे कम से कम 3 या 4 जो है बार पानी जो है जल अवश्य दें, ताकि अगर देते रहेंगे एक महीने के अंतराल पे तो निश्चित रूप से हमारे गन्ने की फसल को अधिक लाभ होगा। पुनः जो गन्ने की बढ़वार का समय होता है उस समय चीनी शर्करा जमने का भी समय होता है, उस समय गन्ने की फसल में अवश्य सिंचाई होनी चाहिए। अगर उस समय जो वर्षा का समय भी आ जाता है तो उससे भी हमें कुछ फायदा होता है। सिंचाई का विशेष ध्यान दें तो अवश्य से आगे के समय में गन्ने की उपज अच्छी होगी। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वैज्ञानिक तकनीक से धान की नर्सरी तैयारी पर जानकारी भाग 1। बैकयार्ड मुर्गी पालन पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations.